हाय स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप क्लासेस से प्रमोद सर। चलो आज देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का क्या है और इसके बारे में जो अनसुलझे हुए जो तथ्य हैं उनको अपन स्लाइड बाय स्लाइड क्लियर करते चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसे अमेरिका के संविधान से, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी कि अमेरिका का जो संविधान है अमेरिका का संविधान, इससे ये सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया गया था, जबकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो भाषा जो है, जो कंटेंट है वो ऑस्ट्रेलियाई कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान से इसकी भाषा को लिया गया है। और एक संविधान की प्रस्तावना होने का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अपन इसे समझते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस तरह से इंडिया की नेचर को बताने का कोशिश करेगी, किस तरह से भारतीय संविधान का स्वरूप बताने की कोशिश करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसे रीड करते हैं, उसके बाद स्लाइड बाय स्लाइड अच्छे से समझते हैं। इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस स्थान पर यह भी लिखा जा सकता था कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई, हम पारसी, लेकिन ये शब्द ना लिखते हुए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ऐसे ही शब्द को लिया और उसमें भी लिखा था कि हम ऑस्ट्रेलियाई लोग। उसी तरह से इसमें लिखा गया कि हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत है और उसमें हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जितने भी हमारे देश के अंदर रिलीजियस हैं, जितने भी हमारे देश के अंदर कास्ट हैं, यानी कि पूरे देश के नागरिकों को इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। इसलिए यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है, तो भारत की जनता है मुख्य स्रोत इसका। एंड इसमें कहा गया कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि भारत का जो नेचर कैसा होगा, संविधान की प्रस्तावना कह रही है भारत का नेचर कैसा होगा, तो भारत का नेचर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। ये जितने भी शब्द हैं इन पे अपन स्लाइड बाय स्लाइड अच्छे से चर्चा करते रहेंगे। समाजवादी होगा हमारा देश पंथनिरपेक्ष होगा, हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। फिर उसके बाद वो वादा कर रहा है कि हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात स्टेट करेगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश करेगा स्टेट। और अवसर की समता, प्रतिष्ठा की समता, उन सब में व्यक्ति की एक जो गरिमा है, राष्ट्र की जो एकता है, अखंडता है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाकर यह हमारा देश काम करेगा। यह है प्रस्तावना के बारे में एक ओवरव्यू। लेकिन अब हम कोशिश करते हैं कि इसे विस्तार से समझें। तो चलिए समझते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या दर्शन है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण भारतीय संविधान का दर्शन है। तो जी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण भारतीय संविधान का एक दर्शन है, एक सेंस है। यानी कि संविधान वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यदि आप उसे नहीं पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ना ही भारत का नेचर समझ पाएंगे और ना ही भारतीय संविधान की एक पूरी रूपरेखा समझ पाएंगे। और हमारे देश के महापुरुषों की जो क्या आइडियोलॉजी थी, क्या विचारधारा थी, संविधान बनाते समय जो भारतीय संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे उनकी क्या विचारधारा थी, ये सब कुछ अगर हमें देखना है तो भारतीय संविधान को देखना होगा। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक आदर्श हिस्सा है या नहीं, इस पे भी एक डिबेट है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना दर्शन का सार है। इसमें हम देख सकते हैं कि पहला बिंदु इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से पता चलता है कि हमारे देश का
नेचर कैसा है। हमारे देश के नेचर में हम भारत के लोग इसलिए कहा गया क्योंकि हम भारत के लोग में हम किसी भी वर्ग को, विशेष को, या फिर किसी भी संप्रदाय को, या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, जहाँ तक कि ट्राइबल एरियाज़ में रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं उनको सभी को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं इस शब्द में। तो ये इससे पता चला कि हमारे भारतीय संविधान का एक रूपरेखा क्या है। दूसरा है, हमारा देश गणराज्य होगा। गणराज्य बोले तो रिपब्लिक होगा। ये भी एक डिबेट है, इस पे भी हम आगे चल के चर्चा कर रहे हैं स्लाइड पे। ये सारे टॉपिक्स जो भी एक कॉन्ट्राडिक्शन में है, एक डिबेट में है, उनको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। गणराज्य है हमारा देश। हमारे देश में कंपोजिट कल्चर है। कंपोजिट कल्चर को रिस्पेक्ट करने के लिए, कंपोजिट कल्चर को साथ में लेकर चलने के लिए हमारे संविधान में, भारतीय संविधान बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? इज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? यानी कि प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या भारतीय संविधान का हिस्सा है या नहीं। इस पे हम चर्चा करते हैं कि है या नहीं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग हैं। मूल रूप से 22 भाग हैं। इस 22 भाग में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कोई स्पेशल कोई भाग तो नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि भाग जो एक है, भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, यानी कि भाग एक में भी प्रस्तावना का जिक्र नहीं है। यदि हम भाग 2 पढ़ें तो उसमें नागरिकता है। यदि हम भाग 3 पढ़ें तो फंडामेंटल राइट्स हैं। यदि हम भाग 4 पढ़ें तो डीपीएसपी है। यदि हम भाग 4A पढ़ें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इस तरह से यदि हम 22 के 22 भाग पढ़ते हैं तो कहीं पे भी कोई एक भाग प्रस्तावना को डिफाइन नहीं करता है। यानी कि जो 22 भाग जो मूल रूप से हैं, यानी कि काउंटिंग करेंगे तो 25 हैं, क्योंकि कुछ सब पार्ट्स हैं। तो इसमें कहीं पे भी हमें यह नज़र नहीं आता है कि प्रस्तावना भी कोई एक हिस्सा होगा। ऐसा नहीं है। जैसा कि पता है कि भारतीय संविधान में हम काउंट करते हैं 25 भाग, 25 जो पार्ट्स उसको हम काउंट करते हैं, क्योंकि शुरुआती में भारतीय संविधान में 22 भाग थे। उसमें से 7 और 9 को पहले समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद फिर आपको पता है कि 4A जोड़ा गया। इसके बाद फिर से 9 जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया और 9B जोड़ा गया, और एक लास्ट में भाग 97वें संविधान संशोधन के द्वारा एक 14A भी जोड़ा गया। यानी कि ये जो पार्ट्स हैं 5, यानी कि पहले से 2 जो हट गए थे तो 20 बचे थे, उसके बाद 5 भाग और जोड़े गए, यानी कि टोटल 25 हो गए। टोटल 25 हो गए। तो वर्तमान में अगर कोई पूछता है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो मूल रूप से तो 22 ही हैं, लेकिन 22 में भी कुछ सब पार्ट्स बना दिए गए हैं। जैसे कि मूल रूप से भाग 4 है, लेकिन उसके साथ भाग 4A और है। मूल रूप से भाग 9 है, लेकिन उसमें 9A है, 9B है, इसी तरह से। तो इसमें कहीं पे भी हमें प्रस्तावना का ये जिक्र नहीं मिल रहा है। फिर हम देखते हैं इसे कि हिस्सा है या नहीं। इसके कुछ और भी अर्थ देखते हैं। तो इसके कुछ और भी अर्थ में यदि हम देखें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक मामला आया बेरूवाड़ी, जो कि आगे स्लाइड में दिया गया है। यह है बेरूवाड़ी का मामला। बेरूवाड़ी मामले में कहा गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है
वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। ये बात इस आधार पर कही गई क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो सिर्फ आदर्श मात्र है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान को सुप्रीम कोर्ट में जो भी लिखी हुई बातें हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, उससे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आइडियलिस्टिक हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। दूसरा, बेरूवाड़ी मामले में हम देखें तो बेरूवाड़ी एक जगह है जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। तात्कालिक जो सरकार थी, तात्कालिक सरकार के साथ एक समझौता हुआ या होने जा रहा था कि बेरूवाड़ी जगह को इंडिया में ही रखा जाए कि बेरूवाड़ी जगह को बांग्लादेश को दे दिया जाए। तो सरकार का ये मानना था कि कुछ ऐसी जगह हैं जिन पर प्रशासनिक तौर पर सही से हम शासन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले जब बंटवारा हुआ था तो इंडिया का बहुत सारा पार्ट्स ऐसा था जो सही तरह से नहीं था। जैसे कि मान के चलो ऐसे कोई हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है। अब इसमें रहने वाले जो लोग हैं, इसमें रहने वाले जो लोग हैं, इसमें रहने वाले लोग हैं, आधे लोग इंडिया की तरफ होंगे और आधे लोग बांग्लादेश की तरफ होंगे। ऐसे ही कुछ बेरूवाड़ी था, ऐसे ही कुछ बेरूवाड़ी था कि बेरूवाड़ी में क्या हुआ कि बेरूवाड़ी पहले इंडिया में था लेकिन आधे लोग बांग्लादेश की तरफ चले गए थे, यानी कि पहले उसे पूरी पाकिस्तान कहा जाता था, 1971 में बांग्लादेश बना और आधे लोग इधर रह रहे थे। तो इंडिया को ऐसा लगा या इंडिया की सरकार को उस समय ऐसा लगा कि अगर ऐसे कुछ लोग रहे कि सांस्कृतिक तौर पर उनका जो मैचिंग है वो पूरी पाकिस्तान से कर रहा है, उसके कुछ जो लोग हैं, खास जो लोग हैं वो पाकिस्तान में चले गए हैं, और किस तरह से हम इस चीज़ को मैनेज करेंगे क्योंकि ये हर बार एक अलगाव की भावना को पैदा करेगा। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा इस क्षेत्र से हटने के प्रयास में रहेंगे। तो ये काफ़ी हद तक हमारे सामने एक डेंजरस सिचुएशन रहेगी। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने दैट टाइम कोशिश की कि ऐसे एरियाज़ में रहने वाले लोगों को हम संधि और समझौता करके ऐसे हल कर लिया जाए ऐसी समस्या को, तो काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। इसके लिए उन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से जैसे कि इंडिया के जो राष्ट्रपति जी हैं, वो राष्ट्रपति जी के पास एक राइट है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 कहता है कि सरकार की तरफ से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कुछ बिंदुओं पर सलाह ले सकता है। जैसे कि बेरूवाड़ी मामले में लिया गया, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी हुआ और उसके माध्यम से राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, यह बताइए क्या कोई क्षेत्र हमारा देश किसी भी देश को दे सकता है, कि क्या कोई क्षेत्र हमारा देश किसी भी देश से अर्जित कर सकता है। ऐसे कुछ प्रश्नों पर उन्होंने जवाब मांगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने विचार दे सकता है और ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया सजेशन राष्ट्रपति को मानना ही होगा, सरकार को मानना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन राष्ट्रपति जो सलाह देता है वो प्रेसिडेंट उसको फिर गवर्नमेंट को बताता है। गवर्नमेंट उस पर विचार कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। और ये भी बाध्य नहीं कि राष्ट्रपति अगर कोई सवाल जवाब पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट भी बताने के लिए बाध्य होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस डिबेट को थोड़ा हम यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि आगे स्लाइड में इसमें और भी है। तो इसमें बेरूवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कि 7 जो जजेस की जो बेंच थी, उस बेंच में कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग ही नहीं है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई बात पर सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकती है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक आदर्शवाद है, वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी आगे है। तो बेरूवाड़ी मामले में स्पष्ट कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। एक केस और भी इसी से जुड़ा हुआ है लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, पासिंग रेफरेंस में से हम रख रहे हैं
एक केस है गोलकनाथ का मामला 1967 का। गोलकनाथ के मामले में भी ये चलते चलते कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग हो सकता है और नहीं फिर होना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो बातें लिखी हैं वो कहीं ना कहीं पूरे संविधान के नेचर को, पूरे संविधान को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि बेरुवाड़ी मामले में ये कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है नहीं है, लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करना है, व्याख्या करनी है, तो वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सहारा ले सकता है। तो गोलकनाथ मामले में भी ये बात सिर्फ पासिंग रेफरेंस में कही, लेकिन मोटे तौर पे कहे तो गोलकनाथ मामले में इस बात को इनकार कर दिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भाग है नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण केस इस संबंध में ये है केशवानंद भारतीय 1973 का, यानी कि जितने भी अनसुलझे हुए जो तथ्य थे ये सभी के सभी 1973 में सॉल्व हो गए। यानी कि केशवानंद भारतीय बनाम जो केरल स्टेट से जो केशवानंद जो एक महंत जो थे, ये संत जो थे, इनसे संबंधित कुछ केस था। तो केशवानंद भारती बनाम में उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बनाई, यानी कि अभी तक की सबसे बड़ी कोई बेंच है तो केशवानंद भारती बनाम की है। यदि केशवानंद भारतीय जो केस में जो डिसीजन लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट को, यदि उन डिसीजन को अगर खारिज करना है तो केशवानंद भारती बनाम में जो बनी बेंच है उससे भी ज़्यादा न्यायाधीश उसमें चाहिए होंगे, तब इस बात को खारिज किया जा सकता है। जैसे कि बेरुवाड़ी मामले में जो निर्णय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय यहाँ पे खारिज हो जाएगा। तो केशवानंद भारती बनाम को समझते हैं, फिर ये क्या कहता है। केशवानंद भारती बनाम केस में कहा गया, केशवानंद भारती बनाम केस में कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। यानी कि यदि वो भाग है तो वो संशोधन भी होगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो संविधान है वो कैसा है, अमेंडेबल है। हमारा पूरा का पूरा संविधान कैसा है, अमेंडेबल है। तो जब पूरा संविधान हमारा संशोधनी है, जैसा कि पता है कि वर्तमान में लगभग 104 संशोधन हमारे भारतीय संविधान में हो चुके हैं, तो पूरा का पूरा संविधान जब हमारा अमेंडेबल है तो प्रेम्बल भी हमारे देश, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो वो भी अमेंडेबल होना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम में स्पष्ट कहा गया कि भारतीय संविधान में कोई भी हिस्सा हो उसमें संशोधन किया जा सकता है, और स्पेशल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐसा कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता हो, मूल ढांचे के अंतर्गत आता हो। तो सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कि आप स्पष्ट कर दीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, आप ये तय कर दें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये मूल बिंदु हैं, इनमें कोई भी फेरबदल नहीं होना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ बिंदुओं पे हम प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं, और लेकिन कुछ बिंदु अगर छूट भी जाएंगे तो समय आने पर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे, और फिर हम समय समय पर बताते रहेंगे कि कौन से प्रावधान है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। तो जानते हैं कि केशवानंद भारती बनाम में कौन कौन से बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। तो यहाँ से दो प्रश्न क्लियर हो गए। केशवानंद भारती बनाम केस में ये क्लियर हो गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भाग है, और दूसरा कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी किया जा चुका है, जिसमें 3 मुख्य वर्ड भी जोड़े गए थे, जिसमें एक है अखंडता, दूसरा है समाजवाद, अखंडता शब्द जोड़ा जरूर गया था लेकिन पहले भी था उसमें यूनिटी ऑफ इंडिया। समाजवाद के लक्षण हमें पहले भी डीपीएसपी में नजर आ रहे थे, प्रावधान नजर आ रहे थे, लेकिन समाजवाद को
स्पष्ट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए सोशलिस्ट वर्ड उसमें डाला, सोशलिज्म डाला। तो अखंडता था, समाजवाद था, एक शब्द और था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ये तीनों ही वर्ड 1976 में जोड़े गए भारतीय संविधान में, क्योंकि ये बहुत ही विवादास्पद थे, इनको क्लैरिफाई करना बहुत ही जरूरी था। तो समझते हैं कि कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर में वर्ड आते हैं। जैसा कि इधर आप देख रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे कि एक वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हमारा इंडिया टोटली सॉवरिजन है। कैसा है? सॉवरिजन है, यानी कि हम आंतरिक मामलों में भी अपनी समस्या को स्वतः ही हल करेंगे, यानी कि हमारा देश का सिस्टम स्वतः ही हल करेगा, और बाहरी मामलों में जो फॉरेन पॉलिसी जैसे इश्यू हैं, यानी कि बाहरी मामलों में हमारा इंडिया इंटरनली तौर पर उसको हल करेगा और बाहरी संधि समझौते के तहत भी हल कर सकता है। यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सीधा अर्थ ये होता है कि कोई ऐसा देश जो आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में बिना किसी देश के हस्तक्षेप के वो स्वतः ही उन समस्याओं को हल कर सके, उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है। उस कंट्री को टोटल सॉवरिजन कंट्री कहा जाता है। तो हमारा देश एकदम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ना ही हम डोमिनियन हैं, ना ही हम प्रोटेक्टरेट हैं, और ना ही हम किसी के अधीन है, यानी कि अपन कह सकते हैं किसी की डिपेंडेंसी नहीं है अपन। हमारा देश पूरी तरह से सॉवरिजन है, उसमें आंतरिक और बाह्य रूप से हम समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक तो इस वर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए, दूसरा कहा गया कि हमारा देश यानी कि हमारा जो स्टेट है वो सोशलिस्ट है, समाजवाद में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। एक शब्द है पंथ निरपेक्ष, एक शब्द है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। रिपब्लिक तो है हम, लेकिन कैसे हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, यानी कि 3 प्रकार के जो न्याय हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, यानी कि 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, इनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की जो इक्वालिटी है, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी कि राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता, ऐसे बिंदुओं में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक बदलाव नहीं होना चाहिए। ये तो उस समय 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा, लेकिन हाल ही में पहले भी उन्होंने ये कहा था कि किसी भी तरह का कोई नकारात्मक संशोधन नहीं हो भारतीय संविधान में। मोटे तौर पर बेसिक स्ट्रक्चर में, मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, और बेसिक स्ट्रक्चर अभी अपरिभाषित है, यानी कि जैसा जैसा समय आता जाएगा, जैसी जैसी कंडीशन आती जाएगी, वैसी वैसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट वैसे वैसे निर्णय लेता चला जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया, ना ही सभी बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधनी है, अमेंडेबल है, संशोधन किया जा सकता है, और बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन ना किया जाए। इसके बाद प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं। प्रवर्तनीय बोले तो इनफोर्सेबल है या नहीं। यह महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो लिखे गए जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, क्या इन प्रोविजंस के आधार पर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर उन प्रावधानों को लागू करवा सकता है कि नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई हर एक बात, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की हो, चाहे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, ये न्याय की बात हो, अवसर की समता, अगर इस तरह के अगर केसेस आपके सामने आते हो और अगर आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर हम ये चैलेंज करें कि हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पर सुनवाई करवानी है, यानी कि ये पिटीशन इस आधार पे हम दे रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि सामाजिक न्याय होगा और हमारे साथ सोशल जस्टिस हो ही नहीं रहा है, तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सिर्फ आदर्शवादी एक नक्शा है, एक
कह सकते हिस्सा है, उसमें लिखी हुई बात को सिर्फ डीपीएसपी के हिसाब से सिर्फ स्टेट जो है उसको लागू करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें लिखी हुई बात जरूरी नहीं कि स्टेट को वो लागू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। तो इस बात को अगर कोई पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं, न्याय योग्य है या नहीं, यानी कि जस्टिसेबल है कि नहीं, तो आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट एक स्लाइड और बची है अभी आपकी। एक है कि पंथ निरपेक्ष क्या है। ये बहुत दिनों से देश के अंदर बहुत दिनों से ये मुद्दा बना हुआ है धर्म का, तो मैं इस पर स्पेशल बताना चाहूँगा कि जो पंथ निरपेक्ष और जो धर्म निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष कहें या पंथ निरपेक्ष कहें, इन दोनों में ही विवाद है, क्योंकि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों ही शब्द बहुत भिन्न हैं, बहुत अलग हैं। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को स्वीकार किया गया है, ना कि धर्म निरपेक्ष को स्वीकार किया गया है। तो हमारा देश कैसा होना चाहिए और कैसा है, तो कंपोजिट कल्चर के आधार पर हमारे देश को पंथ निरपेक्ष रखा गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब सीधा होता है कि हमारे देश का या हमारे स्टेट का, स्टेट में जब मैं बात करता हूँ तो स्टेट का अर्थ ये नहीं है कि एज लाइक तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। स्टेट का पॉलिटिकल मीन में स्टेट का अर्थ होता है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपने एक देश को अपने स्टेट कह सकते हैं। तो हमारा स्टेट का कोई भी एक धर्म नहीं होगा और ना ही हमारा स्टेट किसी भी एक धर्म को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। हमारा देश पंथ निरपेक्ष होगा, यानी कि सभी धर्मों से निरपेक्ष रहने की कोशिश करेगा, एकदम न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा। वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, किसी प्रकार का कोई भी एफर्ट ऐसे नहीं लगाएगा कि कोई एक विशेष धर्म बहुत आगे जा रहा हो, ऐसा कोई प्रयास नहीं करेगा। और ना ये भी करेगा कि हमारा देश किसी भी धर्म को स्वीकार ही ना करे, यानी कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हमारे देश के अंदर रह सकता है। और यही गुण, यही विशेषता हमारे देश को पंथ निरपेक्ष बनाती है, और वो भी सकारात्मक पंथ निरपेक्ष। अगर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हमारा देश कैसा सेकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश पॉजिटिव सेकुलर है। हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी ऐसा विशेष धर्म नहीं जिसको वो फॉलो करता हो, लेकिन हमारे स्टेट को इस बात से भी कोई एलर्जी नहीं होगी कि कौन सा देश, कौन से धर्म का व्यक्ति हमारे देश में रह रहा है। यानी कि हम पॉजिटिव सेकुलर हैं, हम सभी धर्मों को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं और सभी धर्मों के साथ चलने का प्रयास कर सकते हैं। ये हमारे देश का एक नेचर है पंथ निरपेक्ष। दूसरा है कि रिपब्लिक तो हम हैं, लेकिन रिपब्लिक में भी हम कौन से हैं, लोकतंत्रात्मक रिपब्लिक हैं। रिपब्लिक का सीधा सा अर्थ होता है, गणराज्य का सीधा सा अर्थ होता है हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए, यानी कि राष्ट्र का जो प्रमुख व्यक्ति है उसका चुनाव या तो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, उसको जनता के द्वारा चुनकर आना चाहिए। यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम कुछ चर्चा करें तो देख सकते हैं कि रिपब्लिक में देख सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं गणतंत्र में रिपब्लिक में वो देश शामिल होंगे जिसका हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो, निर्वाचित हो, डिसेंट प्रोसीजर के आधार पर वो चुनकर ना आए, वंशानुगत ना हो, यानी कि उत्तराधिकार जैसे प्रावधान ना हो कि राजा है उसका पुत्र राजा ही बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट होना चाहिए, जनता के द्वारा चुनकर आना चाहिए, एक तो ये हो। दूसरा, रिपब्लिक का मतलब होता है कि नॉन प्रिविलेज्ड सोसाइटी या फिर नॉन प्रिविलेज्ड जो क्लास है उसका कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि सिस्टम में आते ही वो राजा बन जाए। यानी कि ऐसा रिपब्लिक में नहीं माना जाएगा कि कोई व्यक्ति पहले से किसी राजघराने से जुड़ा हुआ है और वह व्यक्ति जैसे ही सिस्टम में आएगा तो उसे सीधा सांसद बना दिया जाएगा या फिर सीधा विधायक बना दिया जाएगा।
ऐसा कोई भी किसी प्रकार को उसे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी कि रिपब्लिक में ये कहा गया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, यानी कि यहाँ का गरीब से गरीब व्यक्ति हेड ऑफ स्टेट बन सकता है, यहाँ का कोई भी व्यक्ति हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। शर्त यह है कि उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और भी कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये अगर ऐसा होता है, हेड ऑफ स्टेट अगर इलेक्टेड होके आता है, नॉन प्रिविलेज्ड जो क्लास का जो क्लास में जो उस समय जो प्रॉफिट्स दिए जाते थे, जो विशेषाधिकार दिए जाते थे, ऐसे क्लास से अगर कोई व्यक्ति होता है और डायरेक्ट कहीं वो सांसद बनता है या कहीं वो राष्ट्रपति बनता है, पीएम बनता है, तो ऐसे व्यक्ति अगर चुनकर आते तो हम नहीं कह सकते ऐसा देश रिपब्लिक है। तो इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया के हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट हैं वो आर्टिकल 54 में जो निर्वाचक मंडल जो दिया गया है उसके तहत इलेक्टोरेट होते हैं। वो हमारे देश में जैसे कि पीएम भी है, पीएम के पास भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास लोकसभा में एक बहुमत प्राप्त हो, बहुमत प्राप्त अगर कोई दल है तो व्यक्ति उस दल का कोई व्यक्ति पीएम बन सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि डिसेंटिएशन हो कि वंशानुगत हो कि अगर उसका राजा है, राजा का पुत्र राजा है, राजा का पुत्र फिर राजा है, ऐसा नहीं चलेगा, ये सिस्टम खत्म है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश कैसा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इस चीज़ पे हमें गौर करना चाहिए। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे देश के या हमारे भारतीय संविधान के अंदर कितने प्रकार के न्याय की बात की जाती है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जब रूस की क्रांति चल रही थी तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात वहाँ चल रही थी, जो आंदोलन वहाँ चल रहे थे जिन मुद्दों को लेकर, वही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की परिस्थितियाँ हमारे देश के सामने आ चुकी थी। हमारे देश के संविधान को बनाने वाले जो लोग थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स लोग थे, तो उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसे शब्दों को रूस के संविधान से लिया और हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उनको लिखा। हाँ, ये बात मैं एक स्लाइड में मिस कर चुका हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का फिर कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट हुआ, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, अभी क्लास चल रही है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये होना बहुत जरूरी था। बोलने की जो आज़ादी है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की जो आज़ादी है, किसी भी धर्म को स्वीकार करना ना करना, इसकी जो आज़ादी है, ये होना ही हमारे देश में कंपोजिट कल्चर को बचाना था। सामाजिक संस्कृति को हमारे देश में इस आधार पर ही बचाया जा सका है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अस्वीकार कर सकता है, बिना धर्म के भी रह सकता है। जैसे कि आपने केसेस भी सुने हैं कि केरला से बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि अपने नाम के साथ इंडिया लगा के पीछे हटे जाते हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि हमें किसी भी धर्म में कोई बिलीव नहीं है, ना ही हमें किसी धर्म से कोई ऐतराज़ है, लेकिन हम अपने आपको सभी धर्मों से लेफ्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश, हमारा स्टेट इस बात को स्वीकार करता है। यानी कि स्वतंत्रता ऐसी भी नहीं हमारे यहाँ कि पूरी तरह से स्वतंत्र हों, बंधन रहित स्वतंत्र हों, ऐसा भी नहीं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में अगर हमें बोलने की आज़ादी दी गई है तो उसी आर्टिकल के क्लॉज 2 में हमें प्रतिबंधित भी किया गया और किया जाना चाहिए। यानी कि 100% अगर लिबर्टी मिलती है तो वह नकारात्मकता की ओर जाती है, हिंसा की तरफ चली जा सकती है। जैसे कि कोविड-19 में प्रशासन ने रूल बनाया कि कोई भी ग्रुप में नहीं निकलेगा, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम नहीं करेगा, कोई भी ऐसे पब्लिक प्लेस पे इकट्ठा नहीं होंगे या प्राइवेट प्लेस पे भी इकट्ठा नहीं होंगे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगा के रखी है, ये प्रशासन ने कहा। और यही अगर आप या हम लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये राइट दिया गया है कि हम एक सार्वजनिक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं, हमें ये राइट दिया गया है कि हमें बोलने का अधिकार है और ग्रुप में हम बोल सकते हैं, अपने लोगों को हम बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें वहाँ हमारी जो स्वतंत्रता है, कुछ समय के लिए बैड सिचुएशन में कुछ समय के लिए हमारी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया है। तो हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई है, न्याय की जो बात की गई है, ये कहीं ना कहीं बंधन रहित नहीं है, लिमिटेशन इसमें कहीं ना कहीं है। और लिमिटेशन होना ही संविधानवाद होता है। सरकार का लिमिटेशन होना, सरकार की शक्तियों का सीमित होना ही संविधानवाद है और ये होना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में संविधानवाद नहीं होता, चाहे भले ही उस देश में संविधान हो, तब भी वो देश लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल सकता है।
हमारे देश में जब संविधान नहीं भी था तब भी हमारे देश के अंदर संविधानवाद था, तब भी हमारे देश में संविधानवाद के कुछ लक्षण थे, विशेषताएं थी, जिसके आधार पर हमारा देश आगे बढ़ रहा था। प्रतिष्ठा, स्टेटस और अवसर की समता बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी होगी और अपॉर्चुनिटी के आधार पर ही कोई भी वर्ग आगे बढ़ सकता है। यदि हम एंशियंट देखें, मिडाइवल भी देखें, तो ऐसा था कि कुछ वर्गों को इंडिया की जो सोसाइटी थी उसमें कुछ वर्गों को एजुकेशन लेने का अधिकार था, कुछ वर्गों को पॉलिटिक्स में जाने का अधिकार था, कुछ वर्गों को विशेष अधिकार जो प्राप्त जो समाज था, जिसके यानी कि वंशानुगत तौर पर उनके पिताजी राजा हैं, फिर उनका पुत्र राजा है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रही थी, एक अलगाव पैदा कर रही थी, विभाजन पैदा कर रही थी, जिससे कि भारतीय समाज बढ़ चुका था, तमाम हिस्सों में बढ़ चुका था। इस साथ ही साथ कहीं आर्थिक जो इकोनॉमिकल जो डिस्टेंस आया, अमीरी और गरीबी के बीच में जो फर्क देखने को मिला, ये भी कहीं ना कहीं अवसर के आधार पर ही देखने को मिला। तो भारतीय संविधान के लोगों ने या भारतीय संविधान को बनाने वाले लोगों ने ये प्रयास किए थे कि हम या हमारा स्टेट अवसर की समानता पे अधिक बल देगा। अवसर की समानता ही है जिसकी बदौलत आज महिला समाज एक पुरुष समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिसके साथ खड़ा है और आगे चल रहा है। आंगन से लेकर अंतरिक्ष की जो ऊंचाइयों में जाने वाली जो महिलाएं हैं, उनके पीछे सिर्फ यही एक कारण है कि अवसर की समता। ये पहले उनके पास नहीं थी, लेकिन आज है। अगर लड़का आईएएस अगर बनना चाहता है तो उसके भी लिए अवसर है, और अगर लड़की भी आईएएस बनना चाहती है उसके भी लिए अवसर है। ऐसा नहीं हुआ कि वो महिला है, वो लेडी है, इसलिए उसको अवसर नहीं दिए जाएंगे, और आप पुरुष हैं इसलिए आपको अवसर दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि अवसर की समानता, जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 16 में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 में दिया गया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अखंडता का सीधा अर्थ है कि हमारे देश का किसी भी तरह से कोई विभाजन नहीं होगा। यानी कि हमारा जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, नॉट फेडरल ऑफ स्टेट है। फेडरल ऑफ स्टेट और यूनियन स्टेट में थोड़ा सा ये अंतर है कि जो फेडरल ऑफ स्टेट जो होता है, जो कि अमेरिका का जो संघ है, वो फेडरल ऑफ स्टेट है। जैसे कि 13 जो कॉलोनी थी, जो 13 कॉलोनीज थी, जो ब्रिटिश उसके ऊपर रूल कर रहा था, 13 कॉलोनी को स्वतः ही नहीं मिलाया जा सका। यानी कि 13 की 13 कॉलोनी जो थी, 13 की 13 जो कॉलोनीज थी वो स्वतः ही मिली थी, अपनी स्वेच्छा से मिली थी। और इंडिया के अंदर जो जैसे वर्तमान में 28 स्टेट्स हैं, ये स्वतः ही नहीं मिले थे। इनको मिलाने के लिए प्रयास किए गए, संधि और समझौता किए गए। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन साहब ने मिलकर पूरे देश को एक करने के लिए प्रयास किए थे, संधि समझौते किए थे। यानी कि कह सकते हैं कि हमारा देश स्वतः ही एक नहीं हुआ था, हमारे देश के अंदर यूनिफिकेशन स्वैच्छिक नहीं था, हमारे देश के अंदर यूनिफिकेशन को किया गया था संधि और समझौते के तहत। इसलिए हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं, और यूनियन ऑफ स्टेट में एक प्रावधान ये है कि यूनियन ऑफ स्टेट कभी भी बिखर नहीं सकता है। जैसे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट विल बी, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि हमारा देश विभाजित नहीं हो सकता है, हमारे देश में अब और खंड नहीं होंगे। अगर कोई भी स्टेट अगर हमारे देश से अलग होने की बात करता है तो उस स्टेट को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन उस स्टेट को किसी भी हालत में यहाँ से अलग नहीं किया जा सकता है। तो हमारे देश में जो अखंडता है, अखंडता जिस शब्द में भी आपको पता है सरकार कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकती। राष्ट्र की एकता, एकता में ये बिंदु है कि हमारे राष्ट्र में एकता सामाजिक आधार पर होगी, वैचारिक आधार पर होगी, और नहीं है तब भी आपको पता है कि हमारा देश मतलब विविधताओं से भरा एक देश है, और तब भी हमारा देश हमेशा एक ऐसा परिचय देता है जिससे ऐसा दुनिया को लगता है कि देश के अंदर तमाम जाति, तमाम मजहब, तमाम संप्रदाय, तमाम धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद ये होने के साथ साथ ये देश जब एक होकर जब एक परिचय देता है, सिर्फ हम इंडियन हैं,
तो ये देश की खूबसूरती है, ये देश की विशेषता है। पूरी दुनिया में अगर देश की पहचान है तो सिर्फ यही है कि हमारा देश विविधता में भी एकता के सूत्र को दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है और इस विशेषता को हमेशा अमर बनाए रखने के लिए प्रयास करता रहता है। फिर इसमें हम जान सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब लागू हुई, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ड्राफ्ट तैयार किया था, इस बिंदुओं पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पहले 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस लाए गए, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में जो आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो वर्ड हैं उसमें से बहुत सारे मिलते जुलते वर्ड उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थे। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को भेजा गया, यानी कि संविधान सभा के लोगों को दिया गया। संविधान सभा के लोगों ने उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा की, परिचर्चा की। एक लंबे समय तक चर्चा परिचर्चा करने के बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, संविधान सभा की कार्यवाही चालू हुई और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो उद्देश्य का नाम पड़ा है वो इसी आधार पर पड़ा है कि पंडित नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था उसी को स्वीकार किया गया था। उसी के आधार पर संविधान की प्रस्तावना की रूपरेखा बनी है। तो पहला प्रश्न ये है कि संविधान सभा की प्रस्तावना का ड्राफ्ट कैसे आया, किसने भारत में सबसे पहले किसने दिया? तो पंडित नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा में रखा था और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। दूसरा प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान सभा के जो लोग थे उनके दिमाग में ये विचार आया कैसे, ये कहाँ से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया कि संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए? तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि भारतीय संविधान जब बनाया जा रहा था तो भारतीय संविधान के कुछ चुनिंदा लोग दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें नाम BN राव हैं, जिसमें नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिसमें नाम अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने के लिए दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन किया। उसमें दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान जो अमेरिका था, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट लिया। प्रश्न ये है कि कहाँ से लिया कॉन्सेप्ट? तो अमेरिका के संविधान से ये कॉन्सेप्ट लिया। इसमें जो भाषा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ये भाषा ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो भाषा कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई भाषा है। और भी विवादास्पद जो प्रश्न हैं, मैं प्रयास ये करूंगा कि प्रस्तावना से जुड़े हुए और भी विवादास्पद जो प्रश्न हैं इनको हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर इन सभी समस्याओं को हल करते चलें। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स अगर देखना चाहता है तो अच्छे से देखें, साथ ही साथ उससे नोट्स बनाने के प्रयास करें, क्योंकि मैं दूसरा जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें प्रस्तावना के कुछ अनसुलझे हुए जो तथ्य हैं उनको हल कराते हुए हम टेस्ट सीरीज भी लेंगे। धन्यवाद क्लास।